अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज सैफुल्लाह। आज मैंने आपको बताना है कि फाइवर के ऊपर ऑर्डर कैंसिल क्यों होते हैं और फाइवर की नई अपडेट के मुताबिक कौन सा ऐसा फार्मूला है जिससे फाइवर ऑर्डर कैंसिलेशन रुक जाती है। वो आज मैंने आपके साथ शेयर करना है। जो लोग फाइवर पे काम करते हैं उन्हें पता होगा फाइवर पे एक गिग को रैंक करने के लिए कितना टाइम दरकार होता है, कितनी मेहनत लगती है। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं VVRO के ऊपर, रिव्यूज लगवाते हैं 2 महीने 3 महीने 8 महीने हम लगा देते हैं अपनी एक गिग को रैंक करने में। हम कंपटीशन बीट करते हैं, हम एक जंग लड़ने के बाद फाइवर के ऊपर अपनी गिग को रैंक कर लेते हैं, हमारी गिग रैंक हो जाती है और हमारा बिजनेस आना शुरू हो जाता है। इतने सफर के बाद हम एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डी रैंक हो जाता है। वो वजह क्या होती है? ऑर्डर कैंसिलेशन। ऑर्डर कैंसिलेशन क्यों होती है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। फाइवर की नई अपडेट्स के मुताबिक अगर आप इस फार्मूले को 100% अप्लाई करें, एक तो आपका अकाउंट डी रैंक नहीं होगा, आपकी गिग ग्रो करती रहेगी, आपका ऑर्डर कैंसिलेशन जो रेशियो है वो बहुत कम हो जाएगा, बल्कि ना होने के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसके ऊपर 100% अमल करते हैं, 100% इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो आपका कोई भी फाइवर का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। वो कौन सा जादू है, वो कौन सा फार्मूला है जिससे आप ऑर्डर कैंसिलेशन को रोक सकते हैं? उस फार्मूले का नाम है, नोट कर लें, डायरी पेन उठा लें, इसको नोट कर लें, ये बाद में आपके काम आएगा। क्या फार्मूला है? उस फार्मूले का नाम है RTDBT। क्या? RTDBT, ये वो फार्मूला है। RTDBT जो फार्मूला है, अगर हम इसको 100% इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे ऑर्डर कैंसिलेशन 0 हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्डर कैंसिल ना हो तो इस फार्मूले को अपने बिजनेस में अप्लाई करें। अगर आप फाइवर की एजेंसी चलाते हैं या इंडिविजुअल सेलर हैं, ये फार्मूला पेपर के ऊपर राइट करें, अपने टेबल के ऊपर रख दें, अपने वॉल पे लगा दें, अपने डोर पे लगा दें, या जहाँ पे आप बैठ के ऑर्डर लेते हैं वहाँ पे लगा दें, ताकि आपको पता हो जब आप ऑर्डर ले रहे हों तो आपको ऑर्डर लेने की जल्दी ना हो, उस फार्मूले को अप्लाई करने की जल्दी होनी चाहिए। फाइवर के ऊपर जब भी कोई क्लाइंट आता है, वो फाइवर के ऊपर आके कोई गिग सर्च करता है, उस गिग को सिलेक्ट करता है, इनबॉक्स में जाता है, इनबॉक्स में आने के बाद वो मैसेज करता है। इनबॉक्स में आने से पहले बायर क्या देखता है, क्लाइंट क्या देखता है? क्लाइंट जब फाइवर के ऊपर आके सर्च करता है, सबसे पहली चीज जो उसे इंप्रेस करती है वो होती है आपकी गिग इमेज। क्या होती है? गिग इमेज। गिग टाइटल वो रीड ही नहीं करता, आपकी गिग इमेज उसे कन्विंस करती है कि आप उसका काम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ रिव्यूज, जो आपकी प्रोफाइल के ऊपर फीडबैक शो हो रहा होता है, जो गिग के नीचे रिव्यूज शो हो रहे होते हैं, वो आपको बताते हैं। थर्ड नंबर पे होता है ट्रस्ट लेवल। ट्रस्ट लेवल कहाँ से आता है कि आपका लेवल कौन सा है। आप न्यू लेवल हैं तो आपका ट्रस्ट लेवल कम होगा, अगर आप लेवल 1 हैं तो ट्रस्ट लेवल बढ़ जाएगा, लेवल 2 हैं तो मजीद बढ़ जाएगा, टॉप रेटेड हैं तो क्या ही कहने, अगर जो बैठे होते हैं अगर वो बन जाएं तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन इन सब तक पहुंचने के बाद भी ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। मतलब आप ट्रस्टेड सेलर भी हैं, सारा कुछ है, अब ऑर्डर लेते हैं फिर भी आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। इस चीज को हमने रोकना है और इसके लिए जो फार्मूला है उसका नाम क्या है? RTDBT। RTDBT ये तो आपने रट लेना है ना। अगर आप चाहते हैं आप फाइवर में कामयाब हों, आप ये फ्रीलांसिंग के बिजनेस में कामयाब हों, सर्विसेज एजेंसी में कामयाब हों, तो RTDBT को नोट कर लें, मोबाइल में, डायरी पे, टेबल पे, हर जगह पे इसको प्रिंट करवा के लगवा दें। ये RTDBT है क्या? ये सारे एनालिसिस हैं। क्या है? एनालिसिस है। एनालिसिस से ही एनालिटिक्स बनते हैं और एनालिटिक्स के मुताबिक फाइवर चलता है। मिसाल के तौर पर आपकी गिग जब रैंक होती है तो आपके नंबर ऑफ इम्प्रेशन क्या है, नंबर ऑफ क्लिक्स क्या है, नंबर ऑफ रिव्यूज क्या हैं, ये सारी चीज़ें एनालिसिस जो हैं वो आपके एनालिटिक्स में जाके चेंज होते हैं
उन एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग आपकी गिग की पोजीशन आगे पीछे होती रहती है। अगर आपको पता है कि आप फाइवर सेलर हैं, तो फाइवर सेलर का जो बिजनेस है वो एनालिटिक्स से ही चलता है। उसी एनालिटिक्स से आप कन्वर्जन मेंटेन करते हैं, इंप्रेशन इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, क्लिक्स को कन्वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह RT-DBT फार्मूला जो है ये भी आपके एनालिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करता है। किस चीज़ की एनालिटिक? स्टॉप ऑर्डर कैंसिलेशन। इस चीज़ के जब एनालिटिक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपके ऑर्डर कैंसिलेशन होने की रेशियो जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। आप सपोज करें कि आप फाइवर का अकाउंट चला रहे हैं, एक क्लाइंट आया, उसने आपको इनबॉक्स किया। अब यहाँ पे आप तो केयर करते हैं, 90% सेलर जल्दबाजी करते हैं। क्या जल्दबाजी होती है? जैसे कोई क्लाइंट इनबॉक्स में आता है, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी इससे ऑर्डर ले लें। हम ये मिस्टेक करते हैं और यही वजह हमारे ऑर्डर कैंसिलेशन की रीज़न बनती है। अब हमारा फार्मूला है RT-DBT। R से हम पहला वर्क स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई बायर आया, उसने आपको इनबॉक्स किया, अब आपने R को पकड़ना है। क्लाइंट आया, उसने हेलो है किया, आपने उसके साथ हेलो है करना है, फिर वो आपको डिटेल सेंड करेगा। अगर नहीं सेंड करता तो आप उससे मंगवाएं। क्या मंगवाएं? R क्या होती है? रिक्वायरमेंट। आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस के ऊपर जोर देना है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस आप उससे प्रॉपर लें। एक क्लाइंट है, वो आता है, वो कहता है जी मैंने वेबसाइट बनवानी है, आप कितना चार्ज करेंगे? आप उसे कहते हैं $200, वो आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब आपको भी नहीं पता रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट ने भी नहीं बताया। ऑर्डर प्लेस होने के बाद जब वो आपको रिक्वायरमेंट सेंड करता है तो रिक्वायरमेंट पे आप पूरा नहीं उतर सकते। फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है? ऑर्डर कैंसिलेशन। तो इसलिए R को हमने 100% गेन करना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आप क्लाइंट से रिक्वायरमेंट मांगे, क्लाइंट आपका रिक्वायरमेंट देगा, उन रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद उसके सॉफ्ट कॉर्नर देखें, हार्ड कॉर्नर देखें। अब सॉफ्ट कॉर्नर क्या होते हैं, हार्ड कॉर्नर क्या होते हैं? क्लाइंट ने कहा मुझे एक वेबसाइट डिजाइन करनी है और उसमें फलां मेथड इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब वेबसाइट तो आप डिजाइन कर लेते हैं, ये सॉफ्ट कॉर्नर है। इंटीग्रेशन आपने कभी नहीं किया, वो हार्ड कॉर्नर है। अब सॉफ्ट कॉर्नर को आप एक साइड पे रख लें क्योंकि ये आप कर सकते हैं। जो हार्ड कॉर्नर है उसको फौरन आप ChatGPT से हेल्प लें या गूगल पे सर्च करें कि वो हार्ड कॉर्नर कैसे सॉल्व होगा। जब आप एनालाइज कर लें अपनी रिक्वायरमेंट कि हार्ड कॉर्नर इस मेथड से सॉल्व हो सकता है, इसका मतलब है अब आपकी रिक्वायरमेंट ओके है, क्योंकि आप सॉफ्ट कॉर्नर के ऊपर भी पूरे उतर रहे हैं और हार्ड कॉर्नर के ऊपर भी पूरे उतर रहे हैं। अब R जो है आपका ओके हो गया। अगर इसमें मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप उससे इस चीज के ऊपर छोड़ने के बजाय कि क्लाइंट से मैं कल पूछ लूंगा, उसी टाइम पूछ लें। उसके कितने फेजेस हैं, फिर अपने क्लाइंट को वो रिक्वायरमेंट रिपीट करें कि आप चाहते हैं मैं आपकी वेबसाइट बनाऊं, फलां मेथड को इंटीग्रेट करूं और इस तरह से आपकी वेबसाइट कंप्लीट होके ऐसी होनी चाहिए। ये आपने रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने के बाद रिपीट करने। अब बायर को कंफर्म हो जाएगा कि इसने 100% मेरी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब रिक्वायरमेंट वाला रोला खत्म हो गया। आप भी क्लियर हैं कि आपने क्या काम करना है और क्लाइंट भी क्लियर है कि वो इस फ्रीलांसर से क्या काम करवा सकता है और क्या उसे आउटपुट मिलेगी। अब रिक्वायरमेंट वाला चैप्टर जो है वो क्लोज होने के करीब है। अब RT रिक्वायरमेंट में आपने अब T को लेके आना है। रिक्वायरमेंट पूरी होगी, अब इसका दूसरा चैप्टर है, वो क्या है? T चैप्टर। अब T चैप्टर को ओपन करना है। कैसे? कि टूल्स कौन से इस चूज होने हैं। T से मुराद है टूल्स एनालिसिस, R से मुराद है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, T से मुराद है टूल्स एनालिसिस। अब जो क्लाइंट ने आपको रिक्वायरमेंट दी है उनके आप टूल्स देखें कौन कौन से यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी वेबसाइट को ले लेते हैं कि वेबसाइट को डिजाइन करना है, इसके लिए आपको प्रीमियम थीम चाहिए या फ्री थीम यूज करेंगे।
आपको प्लगइन्स चाहिए, क्या वो प्लगइन पेड हैं या फ्री हैं, कौन कौन से प्लगइन पेड हैं, उनकी क्या कॉस्ट बनती है, ये आपने क्लाइंट को बताना है। टूल्स को एनालिसिस करना है। आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि इस काम के लिए मुझे कैनवा प्रो की भी ज़रूरत है, फलां प्रीमियम थीम की भी ज़रूरत है, फलां पेड प्लगइन की भी ज़रूरत है। एक टूल्स का सेट बनाएं एनालिसिस करने के बाद और अपने क्लाइंट को बताएं कि आपकी इन रिक्वायरमेंट को 100% पूरा करने के लिए ये टूल्स रिक्वायर्ड हैं और ये टूल्स पेड हैं, इनकी टोटल बजट जो है वो इतना डॉलर बनेगा। मिसाल के तौर पर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसके लिए डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत है, $50 उसका एक्सपेंस है, उसके लिए 2 पेड प्लगइन की ज़रूरत है, $30 उसके एक्सपेंस है। तो आपने उन्हें बताना है कि इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस काम को मुकम्मल करने के लिए जो मुझे टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं और इनकी टोटल कास्ट $80 है। ये आपने टूल्स एनालिसिस बना लेने हैं और इसको नोट कर लेना है। अब आपका RT कंप्लीट हो गया। क्या? RT कंप्लीट हो गया। रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के लिए टूल्स कौन से हैं, ये दोनों चीजें आपने क्लाइंट को बता दी हैं, क्लाइंट के सामने रख दें। अब क्लाइंट ओके है कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं और ये मेरी आउटपुट होगी। आप भी ओके हैं कि आपने क्या करना है और आपको क्या रिक्वायर्ड है। RT कंप्लीट होने के बाद आता है DBT। डी क्या है? डेडलाइन। कि ये जो रिक्वायरमेंट है इसको कंप्लीट करने के लिए क्या डेडलाइन होनी चाहिए और क्लाइंट की डेडलाइन क्या है। पहले तो आप क्लाइंट से पूछ लें कि आप ये टास्क कब तक लेना चाह रहे हैं। जब क्लाइंट डेडलाइन बताता है तो उसको नोट कर लें, या नहीं बताता तो आप खुद कैलकुलेट करें कि वेबसाइट के 10 पेजेस हैं, ये 10 पेजेस मैं 5 दिन में डिज़ाइन कर सकता हूँ। 5 डेज में मैं 10 वेब पेजेस डिज़ाइन कर लूँगा। एक दिन मेरा इंटीग्रेशन का हो जाएगा, एक दिन मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हो जाएगा। तो मुझे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 7 डेज चाहिए। अब आपने 1 डे एक्स्ट्रा लगाना है। हो सकता है कोई बग आ जाए, कोई एरर आ जाए या कोई ऐसा टास्क आ जाए जो आप ना कर सकें या आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इसलिए 7 डेज की बजाय आप 8 to 9 डेज। अब आप क्लाइंट से कहें इस रिक्वायरमेंट को 100% फुलफिल करने के लिए मुझे 9 डेज की ज़रूरत है। अब क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे जल्दी चाहिए, तो आप मिनिमम फिर उसे कह सकते हैं कि अगर मैं फुल टाइम इस पे वर्क करूं तो 7 डेज से मैं नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि 7 डेज से नीचे जाऊंगा तो फिर मैं काम कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। अब क्लाइंट अगर इससे फास्ट आता है तो फिर आप इस प्रोजेक्ट को ना लें, यह आपके हक में बेहतर है, वरना ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपका गिग जो है डी रैंक हो जाएगा और अकाउंट के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और फाइवर टोटल इस चीज़ के अगेंस्ट है कि आप ऑर्डर कैंसिलेशन में स्कोर बढ़ाते हैं। तो इसका केयर क्या है के साथ डेडलाइन को फोकस करें। डेडलाइन को आपने मजाक नहीं समझना और एक्सटेंशन भी उसी टाइम लेनी है। अगर आपने ऑफर भेजी है 3 डेज की या क्लाइंट ने भेजी हुई है और आपको 7 डेज चाहिए तो आप उस टाइम क्लाइंट से एक्सटेंड करवा लें। ये ना हो कि आप सोचें मैं 4 दिन काम करूंगा फिर उसके बाद 5वें दिन क्लाइंट को क्या करवा लूंगा, एक्सटेंड करवा लूंगा। हो सकता है क्लाइंट 2 दिन के लिए ऑफलाइन चला जाए तो आपका ऑर्डर लेट में चला जाएगा। लेट जाने से भी आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। तो इससे बेहतर यह है कि डेडलाइन को आपने कैलकुलेट करना है, तुक्का नहीं मारना। हम तुक्का मारते हैं कि 2 दिन में कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे, 5 दिन में कर लेंगे। नो, जब आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर प्रॉपर काम किया होगा आपको पता होगा कि इतने इसके मॉड्यूल हैं, सॉफ्ट कॉर्नर में इतने टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ, हार्ड कॉर्नर में इतने टाइम में सॉल्व कर सकता हूँ। अब ये दोनों मिला के टोटल मेरा कितना टाइम बनता है वही आपकी डेडलाइन होगी। डेडलाइन हमेशा आपने देनी है, क्लाइंट की डेडलाइन नहीं लेनी। क्लाइंट की डेडलाइन ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपने डेडलाइन देनी है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए इतना टाइम चाहिए। अब वो क्लाइंट के पास ज्यादा टाइम है तो भी वो आपके टाइम को देखेगा कि वेल एंड गुड। अगर क्लाइंट के पास कम टाइम है तो भी वो आपके साथ एडजस्ट करेगा, टाइम बढ़ाएगा, बाद में आपको ब्लेम नहीं करेगा। तो डेडलाइन बहुत बड़ा फैक्टर है और हमारे अक्सर ऑर्डर डेडलाइन की वजह से फेल हो जाते हैं
ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। क्लाइंट ब्लेम करता है कि आपने मेरा टाइम वेस्ट किया है। हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हो और आप 4 दिन में कर सकते हो, उसे 2 दिन में चाहिए हो, तो ऐसा ऑर्डर लेने का मतलब है आप क्लाइंट का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। कभी भी आपने क्लाइंट की डेडलाइन एक्सेप्ट नहीं करनी, आपने अपनी डेडलाइन देनी है। आप ये देख लें, अगर क्लाइंट को जल्दी है, मिनिमम कितना हो सकता है। अगर आप 4 घंटे काम करें, 6 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करें, तो कितना मिनिमम डेडलाइन हो सकती है। फिर भी आपने अपनी डेडलाइन क्लाइंट को देनी है। क्लाइंट की डेडलाइन कभी भी एक्सेप्ट नहीं करनी, वरना आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये हो गया डी। अब 3 फैक्टर हमारे कवर हो गए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टूल्स एनालिसिस, डेडलाइन एनालिसिस। ये हमारे तीनों एनालिसिस हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टूल्स एनालिसिस, डेडलाइन एनालिसिस। चौथा एनालिसिस है बजट। अब ये आपने देखना है कि 7 दिन आपके स्पेंड हो रहे हैं, तो इसका कितना बजट होना चाहिए। आप सपोज करते हैं 300 बजट होना चाहिए। अब साथ में वो जो $80 टूल्स के थे, वो आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करने हैं। क्या ये आप पे करेंगे या क्लाइंट बाय करके देगा। अगर क्लाइंट बाय करके देगा तो फिर आपने वही $300 कहनी है। अगर क्लाइंट कहेगा आपने सारा कुछ करना है, तो अब आपका बजट क्या होना चाहिए, 380। अगर आप बातों बातों में 300 में आप ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्लाइंट कहता है आपकी और हमारी डील हुई है कि आपने पूरा कंप्लीट मुझे प्रोजेक्ट करके देना है और 300 में ही देना है, तो आपको 20% तो फाइवर को देना पड़ जाएगा, $60 वहां पे चले गए, बाकी बचे $240। $240 में से $80 आपके चले गए टूल्स के, तो बाकी आपके पास कितना बचेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है आप बजट को एनालाइज करें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको टास्क आसान लग रहा हो, लेकिन अगर उस पर 7 दिन लग रहे हैं तो 7 दिन के अकॉर्डिंग क्या बजट होना चाहिए, 5 दिन लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बजट होना चाहिए, 2 दिन लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बजट होना चाहिए। इस बजट को आपने तुक्के पे स्टार्ट नहीं करना। हाँ, ये देख लें कि मिनिमम बजट कितना है, मैक्सिमम कितना है। इसको कैलकुलेट करने के बाद अब आपने क्लाइंट को बजट बताना नहीं है, क्लाइंट से पूछें कि व्हाट्स योर बजट। अब क्लाइंट आपको बताएगा कि इस ऑर्डर के लिए उसका कितना बजट है। अगर क्लाइंट को नहीं आइडिया, फिर आपने जो एस्टिमेटेड बजट बनाया हुआ है वो आप क्लाइंट को बता दें कि ये टूल्स के चार्जेस हैं, ये मेरे वर्क के चार्जेस हैं। अगर क्लाइंट खुद बता देता है कि जी $600, अब क्लाइंट क्योंकि बजट ज्यादा बता दिया है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करें। आप इसको ये नहीं समझें कि बटेरा जो है वो पाँव के नीचे आ गया है, अब हमने इसका शिकार कर लेना है। आप अपने असूल के तहत चलें। क्या कि जो आपने बजट बनाया हुआ है अपने एस्टिमेशन से, उसमें 30% इंक्रीज कर दें। अब 300 का 30% कितना बनेगा, 90। आप उसे कह दें कि सर ये 600 नहीं है, ये बनता है $390, लिहाजा मैं आपसे इस टास्क के $390 चार्ज करूंगा। इससे आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी और ऑर्डर कैंसिलेशन भी रुक जाएगी। अब आप कहेंगे जब कस्टमर ज्यादा बजट दे रहा है तो फिर मैं क्यों ना लूं। देखें, जब आप बायर आपको मैसेज करता है, ऐसे 2-3 और लोगों से भी मैसेज कर, बट बायर पहले जल्दी आपके साथ डिस्कस कर लेता है, आपको 600 का ऑर्डर दे देता है। बाद में वो दूसरे फ्रीलांसर से ऐसे डिस्कस करता है कि मैंने दूसरा हायर कर लिया है। अब वो आपको कहता है कि ये टास्क टोटल $300 में हो जाएगा, अगर वो फ्रीलांसर बायर को कहता है, या 400 में हो जाएगा। अगर बायर को कहीं से भी लगे कि ये काम मैं कॉस्टली करवा रहा हूँ या ये बंदा मुझे महंगी सर्विस दे रहा है, तो वो फिर बहाना निकालता है कि किसी न किसी तरह इस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए। तो बजाय उसे बटेरा समझने के, आसमान से गिरा हुआ फ्रूट समझने से बेहतर है आप अपना एनालिसिस दें। या हो सकता है न्यू बायर है, उसे पता नहीं है, तो फिर भी आप उसे लूट पूट ना करें, आप एज अ बिजनेसमैन ट्रीट करें। अब वो कह रहा है जी मेरे पास 600 हैं, तो आप उसे ये ना कहें कि जी 600 मुझे दे दो। आप उसे कहें 30% बजट इंक्रीज करके कि $100 का टास्क है, तो आप उसे कहें जी मैं 130 में कर दूँ। इसको कहते हैं बजट एनालिसिस। तो बजट की वजह से कभी भी आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। अब कितनी चीजें हमने कवर कर ली हैं, क्या आपको याद है? आपने डायरी पे नोट किया है? अगर नहीं किया तो दोबारा से नोट कर लें। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टूल्स एनालिसिस, डेडलाइन एनालिसिस, बजट एनालिसिस।
ये हमने कर लिया है। क्या? रिक्वायरमेंट, टूल्स, डेडलाइन, बजट। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको रट जाए, आप इसको याद कर लें और आपके ऑर्डर कैंसिलेशन का जो स्कोर है वो नीचे गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर टी आता है। फार्मूला क्या था? आर टी डी बी टी। अब आपने आर टी डी बी भी कर लिया, अब आगे आता है टी। इस टी का मतलब है टाइमलाइन एनालिसिस। अब टाइमलाइन क्या है? जो आप वर्क कर रहे हैं उसको टाइम बाय टाइम आप शेयर करें। ये टाइम बाय टाइम एनालिसिस जो है ये आपने क्लाइंट को शेयर करना है, इस वजह से आपकी ऑर्डर कैंसिलेशन रुक जाती है। वही हम मिसाल लेंगे कि वेब डिजाइनिंग की। क्लाइंट की आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपने उसका होम पेज डिज़ाइन किया, क्लाइंट ऐसा नहीं चाहता था। फिर आपने उसका कॉन्टैक्ट पेज डिज़ाइन किया, आपने उसकी सारी वेबसाइट डिज़ाइन करके एंड पे उसे दे दी। क्लाइंट कहता है ये तो मैं चाहता ही नहीं, और 4 दिन भी गुजर गए। अब क्लाइंट कहता है आपने मेरा टाइम ज़ाया किया, ऑर्डर कैंसिल करें। तो इस चीज़ से बचने से बेहतर है आप टाइम बाय टाइम क्लाइंट को अपडेट दें। आपने होम पेज डिज़ाइन किया, क्लाइंट को भेजें कि इस टाइम तक मैंने ये होम पेज डिज़ाइन किया और ये इसमें वर्क मैंने किया। अगर उसमें कोई चेंजेस होगी क्लाइंट आपको बताएगा। हो सकता है क्लाइंट आपको समझा ना पाया हो, तो कैसे समझाएगा? वो जब देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये नहीं 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 ऐसे नहीं है, फिर वो आपको दोबारा समझाने की कोशिश करेगा। इस तरह से आपके ऑर्डर कंप्लीशन की जो रेशो होगी, वो चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब टाइम बाय टाइम कैसे करते हैं? एक प्रोजेक्ट है, उसके 3 डेज हैं। उस टास्क के आप 6 पार्ट करें। एक मॉर्निंग में अपडेट दें, एक इवनिंग में अपडेट दें, फिर एक मॉर्निंग में अपडेट दें, एक इवनिंग में अपडेट दें, फिर एक मॉर्निंग में अपडेट दें, एक इवनिंग में अपडेट दें। इस तरह अपडेट देने से अगर आप गलत कर रहे हैं या आपको कोई वर्कर गलत कर रहा है तो वो क्लाइंट समझा देगा, वो चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब टाइम बाय टाइम कैसे करते हैं? एक प्रोजेक्ट है, उसके 3 डेज हैं। उस टास्क के आप 6 पार्ट करें। एक मॉर्निंग में अपडेट दें, एक इवनिंग में अपडेट दें, फिर एक मॉर्निंग में अपडेट दें, एक इवनिंग में अपडेट दें, फिर एक मॉर्निंग में अपडेट दें, एक इवनिंग में अपडेट दें। इस तरह अपडेट देने से अगर आप गलत कर रहे हैं या आपको कोई वर्कर गलत कर रहा है तो वो क्लाइंट समझा देगा। अगर क्लाइंट के अकॉर्डिंग चल रहा है तो क्लाइंट कहेगा ऑल इज वेल, ओके चलने दो। तो इस लिहाज से आपने इसको भी कवर करना है। ये वो फार्मूला है RTDBT, जिसको अगर हम 100% नोट कर लें, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लें, तो इतनी जो हमारी मेहनत ज़ाय हो रही है, हमारे अकाउंट डी रैंक हो रहे हैं और हमारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल होने से रुक जाएगा। आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं? ऑर्डर कैंसिलेशन के अलावा आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, आप कमेंट करें, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने डिजिटल उस्ताद को इजाज़त दें, सलामत रहें।